हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी और आज से हम हिंदी व्याकरण यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला चैप्टर आपका है भाषा, लिपि और व्याकरण। यहाँ पर हम जानेंगे भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण का भाषा में क्या महत्व है और क्यों यहाँ पर हम व्याकरण को पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। तो भाषा वह साधन। यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है। ठीक है ना। तो जो भाषा है वो किससे, संस्कृत के भाष धातु से बना है। अर्थात इसका जो अर्थ है वो है बोलना। अतः मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। और मुख से उच्चारित ध्वनियों का एक निश्चित क्रम होता है। जो भी हम मुख से बोलते हैं उसका क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है। तभी वो भिन्न भिन्न शब्दों का क्या करता है, निर्माण कर पाती है और विचारों के आदान प्रदान में सक्षम होती है। इस प्रकार से भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर तथा लिखकर क्या करता है, प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को वह पढ़ेगा और सुनेगा तो उसको ग्रहण करता है। यानी कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी कि अपने विचारों को दूसरों तक और दूसरों के विचारों को हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। तो भाषा वह माध्यम है। इसके बाद यहाँ पर भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित रूप। तो मौखिक भाषा क्या होती है, भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, जब हम बोलकर और सुनकर। जब हम क्या करेंगे, बोलेंगे तो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाएंगे और सुनेंगे तो दूसरे के विचारों को सुन करके उनको ग्रहण करेंगे, उनकी बात को हम ग्रहण कर पाएंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, मौखिक भाषा या कथित भाषा कहते हैं। इसको कथित भाषा भी कहा जाता है, स्पोकन लैंग्वेज। इंग्लिश में आप इसको क्या कहेंगे, स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है ना। तो कथित भाषा कहते हैं। शिक्षक का जैसे पढ़ाना, परस्पर वार्तालाप, अंताक्षरी करना, फोन पर वार्तालाप करना या भाषण, कविता पाठ आदि मौखिक भाषा के क्या है, उदाहरण हैं। तो मौखिक भाषा जो है सरल रूप से सीखी जा सकती है। इसके द्वारा कम समय में अधिक बातों की क्या की जाती है, सीखी जा सकती है या अधिक जानकारी हम ले सकते हैं। इसके प्रयोग व धन से जो है समय, देखिए जब हम मौखिक भाषा बोलते हैं तो धन व समय की जो है बचत इसमें होती है, किंतु यह भाषा का अस्थायी रूप है। जिस भाषा को हम बोल रहे हैं वो हमारा क्या है, एक अस्थायी रूप है, स्थायी नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो आपका भाषा का रूप है वो क्या है, लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या आ जाता है, भाषा के जिस रूप से मन के विचारों और भावों का आदान प्रदान किससे किया जाता है, लिख कर। यहाँ पर दो चीजें आप नोट डाउन करेंगे, लिख कर और पढ़कर। ठीक है ना। अपने विचार मुझे एक्सप्रेस करने हैं तो लिखित भाषा में मैं उनको लिखूंगी और पढ़कर दूसरे के विचारों को पढ़ करके मैं उन विचारों को ग्रहण करूंगी। तो यहाँ पर लिख कर और पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना, जैसे यहाँ पर शिक्षिका कुछ लिखा, श्यामपट्ट पर कुछ लिख रही हैं तो ये क्या है, ये एक लिखित भाषा है। ठीक है ना। इसलिए क्या कहा गया है, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना, समाचार पत्र पत्रिकाएं, छात्रों द्वारा पत्र लिखना और कहानी लिखना, फैक्स आदि जो है लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा प्रयत्न पूर्ण सीखी जा सकती है, यह भाषा का स्थायी रूप है। अब लिखित भाषा जो है उसको सीखने में देखिए, जब आप मौखिक भाषा की बात करते हैं, हमारी मातृभाषा भी आप जानते हैं क्या होती है। जब आप भाषा सीखते हैं, शुरुआत में जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ ध्वनियों के साथ वो जन्म लेता है। उन ध्वनियों को वो बाद में भाषा के रूप में सीखता है और वो भाषा, वो मौखिक भाषा अपने परिवार से, अपने आसपास और अपने समाज से सीखता है। लेकिन लिखित भाषा के लिए उसे औपचारिक रूप से स्कूल जाना पड़ेगा और वहां पर वो उस लिखित भाषा को सीखता है। तो देखिए शुरुआती दौर पर लिखित भाषा इतनी आसान नहीं है, उसे सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। बच्चा जब सीखता है तो इस प्रकार से पहले सीधी लाइनें उसको सिखाया जाता है, इसके बाद इस खड़ी लाइनें उसको सिखाया जाता है, फिर इस तरह से कर्व बनाना उसको सिखाया जाता है और इस प्रकार की आकृति तब जाके वो अ बनाना सीखता है।
ठीक है ना। तो लिखित भाषा जो है प्रयत्नपूर्ण है, इसको प्रयास करके सीखा जाता है, ना कि वो स्वयं। अब देखिए जो आपकी मौखिक भाषा है उसको अनुकरण यानी कि दूसरे की नकल करके बच्चा सीख सकता है। अब यहाँ का जो बच्चा है हिंदी भाषा के जो जिसकी भी मातृभाषा हिंदी है, यदि उसके माँ बाप उसके माता पिता क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, तो बच्चा भी हिंदी भाषा ही सीखेगा। गढ़वाली का जो बच्चा होगा यानी कि जिसके माँ बाप जिसके माता पिता क्या करते हैं गढ़वाली बोलते हैं, तो वो गढ़वाली सीखेंगे। और अंग्रेजी भाषा जिसकी होगी मातृभाषा, तो उसका बच्चा हमेशा अंग्रेजी ही सीखेगा। उसके लिए उसे जो मौखिक भाषा है उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिखित भाषा है, लिखित भाषा जो है उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और ये भाषा का स्थायी रूप है। किसी चीज को हमने लिखा, आपके पास जो बुक है, ये जो लिखी हुई चीजें हैं ये स्थायी है। ठीक है ना, ये आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको भाषा का स्थायी रूप कहा जाता है। ठीक है ना। भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपने एक बार लिख दिया तो उसको आप बार बार कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अभी आप इस लिखित रूप को कैसे सभी बच्चे इसको देख भी रहे हैं और कुछ बच्चे सुन भी रहे हैं। ठीक है, जिनको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है वो इसको पढ़ करके समझ सकता है, और कुछ बच्चे इसको सुन भी रहे हैं। तो ये लिखित भाषा का क्या है प्रभाव है कि आप जो है एक बार लिख दें तो उसे हजारों बच्चे उसको पढ़ सकते हैं, तो लाखों लोगों तक उसको पहुंचाया जा सकता है और लंबे समय तक इसको सुरक्षित आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी लिखित भाषा का रूप। आगे देखिए यहाँ पर एक तीसरी भाषा भी है जिसको सांकेतिक भाषा या सिंबॉलिकल लैंग्वेज कहा जाता है। सांकेतिक भाषा का मतलब क्या है? संकेत अथवा इशारों द्वारा मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग सभी प्रकार के विचारों को प्रकट करने में नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो बात को? हमारी हिंदी भाषा में सांकेतिक भाषा भी है, लेकिन अब सांकेतिक भाषा को यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। दो ही भाषाओं का यहाँ पर दिया है, भाषा के दो रूप लिखित और मौखिक। सांकेतिक भाषा जो है देखिए हम हर बात को संकेतों से आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, सांकेतिक भाषा होती है लेकिन हर बात को संकेतों के द्वारा हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता सिपाही, तो वो क्या करता है? संकेतों से क्या करता है? वहां पर यातायात को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो ट्रैफिक वगैरह होता है। मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप, तो जिन बच्चों को क्या करता है, जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है तो उनके लिए भी संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही गार्ड द्वारा हरी झंडी हिलाकर गाड़ी चलाने का संकेत। तो कई बार आपने देखा होगा जब आप गाड़ी चलाते हैं तो रोड में क्या होते हैं, कुछ गार्ड होते हैं जो हरी और रेड डंडी उनके पास होती है, तो वो इस प्रकार से उनको हिलाते हैं और संकेत के माध्यम से ये चीजें बताते हैं। तो ये संकेत है, लेकिन संकेत जो है सारी हम सब बातों को हम संकेतों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो तीसरी भाषा है, लेकिन ये आप जो है यहाँ पर हिंदी भाषा में इसके दो ही रूप है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमेशा संकेतों के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक जो है नहीं समझा सकते हैं, हर बात को हम नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, इसके लिए हमें भाषा के लिखित अथवा मौखिक रूप का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसी कारण जो है सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। ये यहाँ पर समझाने के लिए था कि तीसरी भाषा भी होती है सांकेतिक, लेकिन हिंदी भाषा में दो ही रूपों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, एक सांकेतिक और एक मौखिक और एक लिखित। ठीक है, विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। प्रत्येक देश की जो है अलग भाषा होती है, इसके माध्यम से वे अपने भाव और विचार दूसरे देश के नागरिकों के सामने क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच, हिंदी, चीनी, स्पेनिश आदि भाषाएं अलग अलग देशों में बोली जाती है। ठीक है ना। विश्व में अंग्रेजी भाषा का प्रथम, हिंदी भाषा का दूसरा और अन्य भाषाओं का तीसरा स्थान है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, विश्व में जो है अंग्रेजी भाषा का प्रथम स्थान है। सभी जगह लगभग जो है अंग्रेजी बोली जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, अभी हमने भाषा के दो रूप पढ़े और आगे देखिए भारत की भाषाएं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जनरल नॉलेज के पॉइंट से भी आप देखें तो वो भी वहां पर जनरल नॉलेज भी है और भाषा में भी ये चीजें आपकी आती हैं।
तो भारत की भाषाएं कौन कौन सी हैं? देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, भारत विविधताओं का क्या है, देश है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। किस प्रकार की विविधताएं हैं? जाति, धर्म और संप्रदाय में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं भारत देश में। यहाँ पर अनेक जाति और धर्म के लोग जो हैं क्या करते हैं, रहते हैं। यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हर स्टेट में, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा यहाँ पर बोली जाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, असम में असमी, केरल में मलयालम, तमिल में आपकी तमिलनाडु, तमिलनाडु में तमिल और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो हमारे देश में बोली जाने वाली ऐसी 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 22 भाषाओं को संविधान में क्या की गई है, मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। और हिंदी को राष्ट्रभाषा, हिंदी को क्या कहा गया है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा घोषित किया गया है। तो इसको आप नोट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है। और भारत के संविधान में वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, वो सभी भाषाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं वो? असमी, बंगाली, मलयालम, सिंधी, उर्दू, बोडो, कन्नड़, मणिपुरी, तमिल, उड़िया, गुजराती, नेपाली, कश्मीरी, तेलुगु, पंजाबी, कोंकणी, डोंगरी, संथाली, मराठी, संस्कृत, मैथिली और हिंदी। इन सभी भाषाओं को आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हमारे भारतीय संविधान में ये 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा का घोषित किया गया है। इसके बाद आपका आता है कि मातृभाषा क्या होता है। मातृभाषा, मदर टंग किसको कहा जाता है? तो इससे पहले भी मैंने जैसे कहा था कि मदर टंग यानी कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा का जो शाब्दिक अर्थ है, मातृ अर्थात माँ, भाषा अर्थात बोली जाने वाली भाषा। तो माँ द्वारा या परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही मातृभाषा कहा जाता है। बच्चा जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है, उसी परिवार में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा, वह सबसे पहले समझना और बोलना सीखता है। बच्चा जिस भी परिवार में क्या होता है, बड़ा होता है। अभी इससे पहले मैंने आपसे यही बात कही थी कि जिस भी भाषा के लोगों के सामने जो बच्चा है, जैसे वो यदि हिंदी भाषा किसी पेरेंट्स के बच्चे उसका जहाँ पर क्या हो रहा है, पालन पोषण हो रहा है, यदि उसके माँ बाप हिंदी बोलते हैं तो बच्चा भी हिंदी बोलेगा। बच्चे यदि उनके माँ बाप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो बच्चा भी वहां पर अंग्रेजी ही बोलेगा। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि मातृभाषा क्या होती है, माँ बाप द्वारा, माता और पिता के द्वारा बोली जाने वाली या परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है, मातृभाषा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये आपकी मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा, मदर टंग के बाद यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा आपकी आ जाती है। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। तो किसके कहते हैं? ऐसी भाषा जो देश में अधिकतम लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। जिस भी देश में, अब हमारे देश में हिंदी बोली जाती है सबसे ज्यादा, तो ये हमारी हिंदी भाषा हो गई है। अब दूसरे देश में जो भी भाषा बोली जाती होगी वो उनकी राष्ट्रभाषा होगी। तो यहाँ पर हमारी, क्योंकि हिंदी भाषा हम बोलते हैं, तो हिंदी हमारी यहाँ पर क्या है, राष्ट्रभाषा है। तो ऐसी भाषा जो देश में अधिकतम लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है, वह उस देश की क्या हो जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी भाषा को ही राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने मातृभाषा पढ़ी, राष्ट्रभाषा, मदर टंग, नेशनल लैंग्वेज, और इसके बाद राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा यानी कि स्टेट लैंग्वेज क्या होती है। तो स्टेट लैंग्वेज देखिए यहाँ पर किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। किसी भी देश के प्रदेशों में, उसके स्टेट में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको क्या कहते हैं, प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है। कश्मीर में कश्मीरी बोली जा रही है, कर्नाटका में कन्नड़, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पंजाब में पंजाबी, ओडिशा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, हरियाणा में हरियाणवी, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है,
महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असमिया, गोवा में कोंकणी या मराठी। ठीक है ना। तो ये भाषाएं हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं, यानी कि हर प्रदेश की अलग अलग भाषाएं यहाँ पर दे रखी है। ठीक है। इसके बाद देखिए राजभाषा, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। राजभाषा का अर्थ क्या है? सरकारी भाषा। इससे तात्पर्य यह है कि सभी सरकारी कामकाज के रूप में देखिए इसी भाषा में किए जाते हैं। किसी भी देश की जो राजभाषा है वो क्या होती है? सरकारी भाषा, यानी कि जिसमें आपके सरकारी कामकाज होते हैं वो भाषा आपकी क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की क्या कहा गया है? राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो यहाँ पर राजभाषा हिंदी दिवस भी हम मनाते हैं, आपको पता है ना? कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में यहाँ पर मान्यता प्राप्त हुई थी, इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी भाषा भी मनाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, एक यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी दो चीजें क्या लिखी हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी संपर्क भाषा भी है, और भारत की जो राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों ही है। अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। तो हमारी जो ऑफिशियल हमारा वर्क देखा होगा आपने, अंग्रेजी भी है। ठीक है ना। अंग्रेजी में भी हमारे जो है सरकारी राज काम होते हैं और हिंदी में भी सरकारी काम होते हैं। तो दोनों भाषाओं में यहाँ पर हमारे जो सरकारी भाषा है वो दोनों में ही होते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। जो भाषा विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। वो भाषा जो विश्व के अधिकांश जो है राष्ट्रों द्वारा, यानी कि अधिकतर नेशनल यानी कि देशों द्वारा बोली जाती है, तो उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान मिला है क्योंकि अंग्रेजी जो है अधिकतर राष्ट्रों में बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी को क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा गया है। ठीक है। तो इन भाषाओं को, प्रादेशिक भाषाओं को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ ही साथ ये भी लिख लेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। तो ये है आपकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। समय परिवर्तन के साथ भाषा लेखन में विविधता आ जाना स्वाभाविक है। ऐसे में विद्वानों एवं शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के लिखने का एक रूप निश्चित कर लिया जाता है। यही निश्चित रूप या मानक भाषा कहलाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ण का जो है अमानक रूप इस प्रकार से था और वर्ण का जो मानक रूप है वो इस प्रकार से। ठीक है। तो अब देखिए बोली क्या होती है? किसी प्रांत के सीमांत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का जो सामान्य रूप बोली कहलाता है। बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप है। सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। जो बोली है इसको आप सरकारी काम में इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे भारत में अवधी हो गई, कौन कौन सी बोलियां हैं? बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली, इस प्रकार की जो है ब्रजभाषा आदि प्रकार की यहाँ पर बोली है। तो बोली से क्या समझे आप? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसको कहते हैं भाषा के क्षेत्रीय रूप को।
ठीक है। अब आती है यहाँ पर लिपि। तो देखिए लिपि, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं लिपि क्या हो गया। भाषा आप समझ गए। भाषा में हमने भाषा के दो भेद पढ़े, दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। सांकेतिक भाषा को हिंदी भाषा में यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि हर बात को आप संकेतों के माध्यम से नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने राजभाषा, राष्ट्रभाषा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और बोली के बारे में देखा। अब लिपि क्या होती है, जब हम मुख से कुछ बोलते हैं तो बोलते समय मुख से अनेकों जो है ध्वनियां निकलती हैं और प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह निश्चित होता है। क्या होता है, एक अलग सा चिन्ह निश्चित होता है। ये चिन्ह जो है वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इन्हीं वर्णों या अक्षरों का प्रयोग जब लिखित भाषा में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही लिपि कहते हैं। अतएव भाषा जो है क्या है, किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि को ही क्या कहते हैं, लिपि कहा जाता है। तो हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती है। उन ध्वनियों को जब हम क्या करते हैं, निश्चित चिन्ह होते हैं उनके, यानी कि हम चिन्हों के रूप में उनको लिख लेते हैं। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहेंगे। और इन्हीं वर्णों और अक्षरों का प्रयोग जब लिखित भाषा में किया जाता है तो उसे लिपि कहा जाता है। अतः किसी भाषा की जो उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि होती है उसी को हम लिपि कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी लिपियां हैं, सभी भाषाओं की लिपियां एक सी नहीं होती है। ठीक है ना, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अब हमारी जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि है देवनागरी। इसको आप याद रखेंगे, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। इसके बाद फ्रेंच की रोमन, उर्दू की फारसी, संस्कृत की भी देवनागरी है, जर्मन की रोमन, बंगाली की बांग्ला, अंग्रेजी की भी रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी और मराठी की भी देवनागरी है। तो तीन भाषाओं की यहाँ पर जो लिपि है वो देवनागरी है। कौन कौन सी, एक हिंदी हो गया, दूसरा संस्कृत हो गया और मराठी हो गया। तो ये है इसकी लिपियां। ठीक है। अब देखिए कुछ बातें यहाँ पर हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यह बाई से दाई को लिखते हैं, हम इधर से लिखते हैं ना, बाई से दाई की तरफ। ठीक है ना, फारसी लिपि दाई से बाई की तरफ लिखी जाती है, इधर से इस साइड। हम इधर लेफ्ट है हमारा और इस लेफ्ट से हम लिखना शुरू करते हैं। आप लाइन के लेफ्ट से, लाइन इधर जो आपके पास नोटबुक होती है उसके लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं राइट तक, लेकिन फारसी लिपि राइट से स्टार्ट की जाती है लेफ्ट की तरफ। ठीक है ना। लिपि के कारण ही ज्ञान विज्ञान के कोष को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जाता है और इसी के कारण हम जो है, जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो विज्ञान है, उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं लिपि के द्वारा। अब देखिए व्याकरण हम पढ़ रहे थे और व्याकरण में हमने पहले भाषा पढ़ा। तो देखिए व्याकरण क्या है और क्यों यहाँ पर व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने, किसी भी भाषा को जब आप शुद्ध बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। यानी कि अब आप क्या समझिए, व्याकरण क्यों पढ़ रहे हैं हम, किसी भी भाषा को जब आप सीखते हैं उसको बोलने, लिखने और पढ़ने के कुछ नियम, अब उसको हम क्या करते हैं, हम कुछ वहां पर गलतियां करते हैं, नियमों का ज्ञान ही व्याकरण कहलाता है। शुद्ध बोलने के लिए जो गलतियां हमसे होती हैं वो गलतियां हम व्याकरण के द्वारा उसको सुधार सकते हैं। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण वह नियम है जिसके द्वारा आप किसी भी भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं। तो ये भाषा व्याकरण का यहाँ पर कार्य है। अब व्याकरण के भी जो है अलग अलग यहाँ पर विभाग हैं, जिसमें हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई, आप जानते हैं क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण अथवा अक्षर। वर्णों के संयोग से बनता है शब्द और इन्हीं शब्दों के संयोग से आपका क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है। और इसी आधार पर व्याकरण की तीन विभाग यानी कि तीन अंग हैं, जिसको आप वर्ण विचार कहेंगे, शब्द विचार कहेंगे और वाक्य विचार कहेंगे। और यही यहाँ से आगे आपका व्याकरण स्टार्ट हो जाता है। तो भाषा क्या है, भाषा के कौन कौन से रूप हैं और भाषा आपकी जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है, लिपि क्या है, ये सब हमने अभी पढ़ लिया है। और यहाँ पर हम व्याकरण के तीन विभागों की बात कर रहे हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब हम पढ़ेंगे इसमें वर्ण विचार क्या है।
इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण और उसके मेल से शब्द बनने के नियम आदि उल्लेख है। तो वर्णों के बारे में क्या क्या इसमें होता है, इसमें आप वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाता है, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है और उनके मेल से शब्द कैसे बनाए जाते हैं, इन नियमों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। किसमें? वर्ण विचार में। ठीक है, आगे आपके पास यहाँ पर शब्द विचार आता है। शब्द विचार में क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद होंगे। किसके भेद होंगे? शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और आगे जो वाक्य विचार है, वाक्य विचार में क्या आता है, इसके अंतर्गत वाक्य के स्वरूप, भेद, विश्लेषण, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसके संबंध में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आगे हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर हम पहले क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार, फिर शब्द विचार और फिर यहाँ पर वाक्य विचार पढ़ेंगे। अब देखिए भाषा के यहाँ पर ठीक है, तो साहित्य, अब देखिए आपने जब आप हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य और लिटरेचर जिसको कहते हैं, साहित्य क्या होता है, तो प्रत्येक भाषा के ज्ञाता विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा जो ज्ञान लिपिबद्ध कर सुरक्षित रखा जाता है वह साहित्य कहलाता है। साहित्य के अध्ययन से मानव जाति के बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। इसके अंतर्गत सभी रचनाएं अनुभव एवं चिंतन पर आधारित होती है। तो देखिए किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य के भी यहाँ पर दो यहाँ पर प्रकार है, एक गद्य साहित्य होता है और एक पद्य साहित्य होता है। ठीक है ना, व्याकरण के तो हमने पढ़ लिए हैं। अब लिटरेचर में आप गद्य और पद्य पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो गद्य क्या होता है, जिसमें ताल, छंद, लय और तुकबंदी से मुक्त और विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली बोलचाल की भाषा में ही गद्य का प्रयोग किया जाता है। तो आप कई बार पढ़ते हैं हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका गद्य खंड से, पद्य खंड से। तो गद्य क्या है, जिसको आप अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में ही उसको लिख रहे हैं तो वो आपका गद्य है। ठीक है, इसके विपरीत पद्य क्या है, अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जो भाव काव्य रूप में लिखे जाते हैं, लय रूप में, उन्हें पद्य कहते हैं। जैसे कविता हो गया, पद, दोहे, चौपाइयां आदि जिस माध्यम से कही जाती है उसे पद्य कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे दो लाइनें लिखी हुई है पद्य की, क्या लिखी हुई है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़त छोड़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, इसको आप लय में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसका अर्थ तो हम रहीमदास के उसमें पढ़ेंगे, तो इसको हम पद्य में ही पढ़ेंगे। और जाल परे जल जात बही, तजमीनन को होई, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़त छोड़। तो ये क्या है, ये आपका पद्य है, इसको हमने थोड़ा सा लय में पढ़ा। अब जो गद्य होता है उसमें हम क्या बोलते हैं, जाल परे जल जात बही। तो इस प्रकार से उसको गद्य में, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो एक प्रकार से गद्य का ही रूप था। ठीक है, और ये पद्य क्या हो जाएगा, जिसको आप लय में पढ़ते हैं, अपने मन के विचारों को लय में, कविताएं, दोहे, इस प्रकार के ये क्या हो जाते हैं, पद्य आपका यहाँ पर कहलाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हमने यहाँ पर हिंदी व्याकरण के बारे में जाना। हिंदी व्याकरण के 3 अंग हैं, शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचार। तो शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचारों को ही हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।